एपोकलिप्स से पहले वापस जागने के बाद सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं वो है अपना एक एक सेंट खर्च कर देना। मैं एक अंडरग्राउंड मॉल खरीदता हूं जो 10 साल से लावारिस पड़ा है। हर कोई कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। यहां तक कि रियल एस्टेट एजेंट भी मुझ पर हंसता है, मुझे बेवकूफ कहता है। कंस्ट्रक्शन फोरमैन घुप अंधेरे एंट्रेंस पर खड़ा होता है और पूछे बिना नहीं रह पाता, बॉस, इस जगह पर तो चूहे भी नहीं रहना चाहते, आप भला इसे क्यों खरीदेंगे? मैं बस मुस्कुराता हूं और कुछ नहीं कहता, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि 7 दिनों में एपोकलिप्स आने वाला है। जब यह आएगा तो पूरे ग्लोब पर भारी बर्फबारी होगी। और ये कोई आम बर्फ नहीं है। इस बर्फ में एक अननोन स्पोर है। जिस पल ये खुली स्किन को छूता है या किसी घाव, नाक या मुंह के जरिए बॉडी में एंटर करता है तो सबसे हल्का नतीजा होता है तेज बुखार और बेहोशी। सबसे बुरा नतीजा होता है रीजन का पूरी तरह खत्म हो जाना, संक्रमितों में से एक में बदल जाना, जो सिर्फ जिंदा लोगों पर अटैक करने के लिए ड्रिवन होते हैं। और ये तो अंत की सिर्फ शुरुआत है। एक बार जब भारी बर्फबारी आ जाएगी तो ग्लोबल टेम्परेचर गिरकर -30 डिग्री सी हो जाएगा, फिर -50 और आखिरकार -80 के नीचे सेटल हो जाएगा। पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाएंगे, कम्युनिकेशंस ठप हो जाएंगे, सिटी हीटिंग बंद हो जाएगी। सिर्फ कुछ ही दिनों में जमीन के ऊपर की कभी फलती फूलती सड़कें एक जीती जागती नर्क में बदल जाएंगी। तब तक पैसा बेकार कागज बन चुका होगा। सोने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। जो चीज आपको सच में जिंदा रखती है वो है गर्म पानी, खाना, दवाई और फ्यूल। एक कप गर्म पानी की कीमत एक सोने की अंगूठी के बराबर होगी। एक सिंगल राशन बार सबसे प्राउड इंसान को भी अपनी डिग्निटी का एक एक टुकड़ा छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। कोयले का एक सिंगल बैग पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए काफी है। और ये अंडरग्राउंड मॉल जिससे हर कोई नफरत करता है, शहर का आखिरी शेल्टर बन जाएगा। मेरी पिछली लाइफ में भारी बर्फबारी शुरू होने के 6 महीने बाद मेरी मौत हो गई थी। तब मैंने अपनी फियांसे विवियन लेन की रक्षा करने में अपना सब कुछ लगा दिया था। मैंने उसे अपना आखिरी थर्मल सूट दिया, गर्म सूप का अपना आखिरी बाउल दिया, यहां तक कि मैं उसके लिए बुखार की दवा का एक बॉक्स ढूंढने के लिए तूफान में पूरे 3 किलोमीटर चला। लेकिन अंत में उसके अपने ही हाथ थे जिन्होंने हमारे सेफ हाउस का दरवाजा खोला। डेरिक केन को उन सप्लाईज के बारे में सब कुछ बता दिया जो मैंने आधे साल से छिपा कर रखी थी। उस रात डेरिक ने 1 दर्जन से ज्यादा सर्वाइवर्स के साथ मेरे सेफ हाउस पर धावा बोल दिया। वे मेरा चावल ले गए, मेरी दवाई ले गए, मेरे जिंदा रहने की हर आखिरी उम्मीद ले गए। और विवियन वही थर्मल सूट पहने जिसके लिए मैं लगभग मर ही गया था, डेरिक के पीछे खड़ी रही और उसने मुझे रूखेपन से देखा। एथन, मुझे दोष मत दो, गुजारे के लिए बहुत कम चीजें हैं, मैं तुम्हारे साथ ही जमकर मर तो नहीं सकती। फिर डेरिक ने मुझे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। -80 डिग्री की बर्फ मेरे चेहरे पर गिरी। मैं तुरंत बेहोश नहीं हुआ। मुझे उस दरवाजे के पीछे एक केन खोले जाने की आवाज सुनाई दी। मैंने डेरिक को हंसते हुए और ये कहते हुए सुना, मेरे जैसे कचरे के टुकड़े का इतने लंबे समय तक टिकना ही पहले से किस्मत की बात थी। विवियन ने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा, उसने बस एक हल्की सी हंसी दी। वही वो पल था जब मैं आखिरकार समझ गया, एपोकलिप्स में सबसे ठंडी चीज कभी बर्फ नहीं थी, वो इंसान का दिल था। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैं भारी बर्फबारी से 7 दिन पहले वापस आ चुका हूं। मेरे फोन की स्क्रीन अभी भी वो मैसेज दिखाती है जो विवियन ने मुझे भेजा था। एथन, मेरी मम्मी कहती है शादी को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, घर पहले मेरे नाम पर ट्रांसफर करो, हम जल्दी या देर से एक फैमिली बनने ही वाले हैं, तुम मुझे इतना भी मना नहीं करोगे, है ना? मैं उन शब्दों को देखता हूं, फिर फोन को टेबल पर उल्टा रख देता हूं। मेरी पिछली लाइफ में मैंने अपने पेरेंट्स का घर इसी तथाकथित सिक्योरिटी के लिए उसके नाम पर साइन कर दिया था। और एपोकलिप्स आने के बाद उसने उसी घर का इस्तेमाल डेरिक का प्रोटेक्शन खरीदने के लिए अपने बार्गेनिंग चिप के रूप में किया। इस बार वो फिर से मेरा घर चाहती है। बिल्कुल भी चांस नहीं है। मैं प्रॉपर्टी की डीड उठाता हूं और सीधे बैंक के लिए निकल जाता हूं। 3 घंटे बाद मॉर्गेज अप्रूव हो जाता है। फिर मैं अपने स्टॉक्स और फंड्स कैश आउट करता हूं, अपने पेरेंट्स के छोड़े हुए कुछ स्टोर फ्रंट्स बेच देता हूं और यहां तक कि कार और कुछ वैल्यूएबल कलेक्टिबल्स भी सब डिस्काउंट पर लिक्विडेट कर देता हूं। अंत तक मैंने 80 मिलियन युआन से ज्यादा जुटा लिए हैं। एपोकलिप्स से पहले
इस तरह का पैसा मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ सेट कर देता, लेकिन 7 दिनों में ये सब बेकार कागज बन जाएगा। मैं अभी सप्लाईज खरीदने की जल्दबाजी में नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, चाहे आप कितना भी स्टॉकपाइल कर लें, बिना किसी सेफ जगह के स्टोर किए, ये किसी और के लेने के लिए बस एक गिफ्ट है। इसलिए मेरा सबसे पहला मूव शहर के बाहरी इलाके में उस लावारिस अंडरग्राउंड मॉल के ओनर से कांटेक्ट करना है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में ही प्रॉपर्टी टाइटल चेक कर लिया था। ये नामुमकिन हद तक क्लीन है। कोई मॉर्गेज नहीं, कोई डेट डिस्प्यूट नहीं, कोई झंझट वाला ऑनरशिप का टंगल नहीं। इसकी एकमात्र प्रॉब्लम लोकेशन है। बहुत रिमोट, बहुत लंबे समय से खाली, कोई इसे छूना भी नहीं चाहता। ये जगह ओरिजिनली 10 साल पहले एक अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रीट के रूप में बनाई गई थी। खराब मैनेजमेंट के बाद ये तब से खाली पड़ी थी। ग्राउंड लेवल का एंट्रेंस जर्जर है, नीचे की जगह ठंडी और नम है, और फुट ट्रैफिक नाम मात्र का है। बाकी सभी के लिए ये एक डेड डील थी जो कोई नहीं चाहता था। लेकिन मुझे बेहतर पता है, इसके 3 अंडरग्राउंड लेवल्स हैं, मोटी दीवारें हैं और एक पूरी तरह से सही वेंटिलेशन सिस्टम है। यहां तक कि इसका अपना इंडिपेंडेंट कुआं भी है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे ओरिजिनली एक सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर से कन्वर्ट किया गया था। मेन स्ट्रक्चर, वेंटिलेशन डक्ट्स, ड्रेनेज सिस्टम और बैकअप वायरिंग का हिस्सा अभी भी वही है। मुझे स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, बस सील करना है, रीइंफोर्स करना है और जो पहले से है उसे रिस्टोर करना है। थोड़े से रेनोवेशन के साथ ये एक नेचुरल डूम्सडे बंकर बन जाता है। जिस पल ओनर सुनता है मैं इसे खरीदना चाहता हूं, उसकी आंखें चमक उठती है। यंग मैन, तुम श्योर हो कि तुम्हें वह जगह चाहिए? मैं श्योर हूं। जब यह बना था तब इसमें 50 मिलियन से ज्यादा लगे थे। अगर तुम सच में सीरियस हो तो 8 मिलियन, और मैं इसके साथ टाइटल और अंडरग्राउंड पार्किंग भी फ्री दे दूंगा। 5.8 मिलियन। ओनर एक सेकंड के लिए जम जाता है। मैं बोलना जारी रखता हूं। हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, पेमेंट भी आज ही हो जाएगा। वो एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर अपनी जांघ पर हाथ मारता है। डील। उसके लिए वो अंडरग्राउंड मॉल 10 साल से एक डेड वेट था। हर साल रखरखाव और अनपेड फीस उस पर एक सड़ते हुए अंग की तरह लटकी रहती थी। अब जब कोई सच में इसे उसके हाथों से लेने को तैयार है, वो प्रैक्टिकली उसी रात चाबियां मेरे हाथों में थमा देना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मैं तुरंत 5.8 मिलियन वायर कर देता हूं। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं पूरा बेवकूफ हूं। जो वो नहीं जानता वह यह है कि 7 दिनों में 5.8 मिलियन तो भूल ही जाओ। मैं इस अंडरग्राउंड मॉल को पूरे डाउनटाउन स्काईस्क्रेपर से भी ट्रेड नहीं करूंगा। जिस पल डील क्लोज होती है, मैं सिर्फ एक डिमांड के साथ एक कंस्ट्रक्शन क्रू लेकर आता हूं। 7 दिनों के अंदर इस अंडरग्राउंड मॉल को एक असली डूम्सडे बंकर में बदल दो। बेसमेंट लेवल 1 पावर रूम और एक डिफेंसिव बफर जोन बन जाता है। बेसमेंट लेवल 2 स्टोरेज बे, कोल्ड स्टोरेज वॉल्ट और मेडिकल बे बन जाता है। बेसमेंट लेवल 3 लिविंग क्वार्टर्स बन जाता है। एंट्रेंस पर 3 रीइंफोर्स ब्लास्ट डोर्स लग जाते हैं। हर कॉरिडोर्स में आइसोलेशन गेट्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लग जाते हैं, और हर खुली खिड़की को सील बंद कर दिया जाता है। वेंट्स में फिल्ट्रेशन सिस्टम्स और एंटी बैक फ्लो वाल्व्स इंस्टॉल हो जाते हैं। कैमरे हर ब्लाइंड स्पॉट को कवर करते हैं। मेरी डिमांड्स की पूरी लिस्ट सुनने के बाद फोरमैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। बॉस, आप किसी मॉल का रेनोवेशन कर रहे हैं या बम शेल्टर बना रहे हैं? मैं उसे देखता हूं। क्या पैसा काफी है? जरूरत से ज्यादा काफी है। जब तक पैसा है, शेल्टर तो भूल ही जाइए। मैं आपके लिए एक अंडरग्राउंड पैलेस बना दूंगा। ऑन द स्पॉट मैं 500,000 का डिपॉजिट थमा देता हूं। जिस पल फॉरमैन पेमेंट नोटिफिकेशन देखता है, उसके चेहरे का शक उत्सुकता में पिघल जाता है। चिंता मत कीजिए बॉस, मैं गारंटी देता हूं कि यह 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। बंकर के रेनोवेशन के चलने के साथ ही मैं असली स्टॉकपाइलिंग शुरू कर देता हूं। खाना, पानी, सप्लाईज, फ्यूल, ठंड के मौसम का गियर, कुछ भी जो जान बचा सके। एपोकलिप्स जो कुछ भी मांगता है, मैं सब खरीद लेता हूं। टनों के हिसाब से फ्यूल, क्रेट्स के हिसाब से दवाई, वेयरहाउस के हिसाब से खाना, सर्विलांस और प्रोटेक्टिव गियर हर जगह मैक्स आउट कर दिए जाते हैं। नमक, एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवा, डिसइंफेक्टेंट्स, ये प्रायोरिटीज है। 7 दिनों में नमक के एक छोटे से बैग के लिए लोग जान देने तक लड़ेंगे। इस एपोकलिप्स में एंटीबायोटिक्स का एक बॉक्स दूसरी जिंदगी जैसा हो सकता है। मैं सुपरमार्केट चेन्स के कैंसिल ऑर्डर से रिजेक्ट हुए फ्रोजन मीट का एक बैच खरीद लेता हूं। बीफ, लैम्ब चॉप्स, चिकन लेग्स, फ्रोजन श्रिम्प, रेडी टू कुक मील्स, सब पूरी तरह से सर्टिफाइड। इसके मिलने का एकमात्र कारण
यह है कि ऑर्डर कैंसिल हो गया था और यह बस कोल्ड स्टोरेज की जगह घेर रहा था। जब मैनेजर मुझे एक बार में 20 ट्रक लोड ऑर्डर करते देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। तुम श्योर हो कि तुम्हें यह सब चाहिए किड? यह बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारे पास इसे स्टोर करने की कोई जगह भी है? मैं हाँ में सिर हिलाता हूं। कोल्ड स्टोरेज वॉल्ट पहले से ही रेडी है। जो वो नहीं जानता वो ये है कि उसके लिए ये सिर्फ इन्वेंट्री क्लियर करना है, लेकिन मेरे लिए ये आने वाले सालों तक मेरा सर्वाइवल है। एक बार जब बर्फ पड़ेगी, शहर की बिजली चली जाएगी, सुपरमार्केट्स खाली कर दिए जाएंगे और लॉजिस्टिक्स पूरी तरह ठप हो जाएंगे। तब तक फ्रोजन मीट का आधा ब्लॉक जान की बाजी लगाने के लायक होगा। उस रात 8 बजे 20 रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स एक के बाद एक अंडरग्राउंड मॉल में आते हैं। बीफ, लैम्ब चॉप्स, चिकन लेग्स, फ्रोजन श्रिम्प और रेडीमेड मील्स के क्रेट के बाद क्रेट फ्रीजर वॉल्ट में पहुंचाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्रू अविश्वास से देखता रह जाता है। फोरमैन पूछे बिना नहीं रह पाता, बॉस क्या आप कोई सुपरमार्केट चेन खोल रहे हैं? काफी हद तक वही। जो वे नहीं जानते वो ये है कि 7 दिनों में हर सुपरमार्केट मलबा बन जाएगा। हर कोल्ड स्टोरेज रूम एक जंग का मैदान होगा और मेरे पैरों के नीचे का बंकर पूरे शहर में सबसे सेफ जगह बन जाएगा। आने वाले दिनों में कभी ठंडा और नम रहने वाला अंडरग्राउंड मॉल पूरी तरह से बदल जाता है। पावर रूम, स्टोरेज बे, मेडिकल बे और लिविंग क्वार्टर्स सब सेक्शन में बांट दिए जाते हैं और फिनिश हो जाते हैं। डीजल जनरेटर्स, बैटरी बैंक्स और फ्यूल रिजर्व्स को एक इंडिपेंडेंट ग्रिड में वायर कर दिया जाता है। भले ही शहर का पावर ग्रिड पूरी तरह कोलैप्स हो जाए, ये जगह चलती रहेगी। बेसमेंट लेवल 3 लिविंग क्वार्टर्स बिल्कुल मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से फिनिश होता है। बेडरूम्स, एक किचन, एक मेडिकल रूम, एक जिम, एक कंट्रोल रूम, एक ग्रो रूम, सब कुछ यहां है। वाटर रिसाइकलिंग और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम स्मूथली चल रहे हैं और यहां तक कि एक छोटा होम थिएटर भी है। मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं अच्छी तरह जीना चाहता हूं। मेरी पिछली लाइफ में मैंने बहुत दुख भोगे हैं। फफूंद लगी ब्रेड, गंदा जमा हुआ पानी, दूसरों के छोड़े हुए जूठन। मैं जब तक जिंदा हूं इनमें से किसी को फिर कभी नहीं छूना चाहता। काउंटडाउन की आखिरी रात को क्रू आखिरी ब्लास्ट डोर इंस्टॉल करने का काम पूरा करता है। फोरमैन गर्व से चमकते हुए भारी पैनल को थपथपाता है। मिस्टर निकोल, आप इस दरवाजे पर भरोसा कर सकते हैं। किसी नॉर्मल इंसान को तो भूल ही जाइए, इसमें टकराने वाली कार भी इसे हिला नहीं पाएगी। मैं भारी अलॉय के दरवाजे को देखता हूं और सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाता हूं। एक कार तो डेफिनेटली अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन आज रात के बाद जो दस्तक देगा वो शायद कोई कार ना हो। एक बार जब फाइनल पेमेंट क्लियर हो जाता है, क्रू चला जाता है। भारी ब्लास्ट डोर धीरे धीरे बंद हो जाता है। एक सिंगल क्लिक और पूरा अंडरग्राउंड मॉल बाहरी दुनिया से पूरी तरह सील बंद हो जाता है। मैं कंट्रोल रूम में खड़ा होकर दर्जनों स्क्रीन को एक साथ जलते हुए देखता हूं। मेन एंट्रेंस, बैकअप पैसेज, वेंट्स, अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज और आसपास की सड़कें। मैंने पहले ही स्ट्रीट लाइटों पर, लावारिस इलेक्ट्रिकल बॉक्सेज पर और होर्डिंग्स के पीछे कैमरे छिपा दिए थे। मैंने आसपास की कुछ दुकानों के पुराने सर्विलांस सिस्टम्स का एक्सेस भी खरीद लिया था। अभी हर एक फीड मेरी आंखों के सामने साफ है। बंकर पूरी तरह कंप्लीट है और हर सप्लाई पूरी तरह से स्टॉक है। बेसमेंट लेवल 2 पर स्टोरेज बे में अलमारियों की कतारें रोशनी के नीचे चुपचाप खड़ी हैं। अनाज, कैंड सामान, राशन बार्स, दवाई, टूल्स, प्रोटेक्टिव गियर और इमरजेंसी इक्विपमेंट सब जोन के हिसाब से सील है। हर दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों तरह के लॉक हैं और हर कॉरिडोर कैमरा रेंज में है। मैं अपनी चेकलिस्ट को एक एक करके देखता हूं। खाना, पानी, दवाई, फ्यूल, हीटिंग, प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम्स, सबका हिसाब है। तभी मेरा फोन बजता है। कॉलर आईडी विवियन लेन। मैं जवाब देता हूं और उसकी उतावली आवाज तुरंत आती है। एथन, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी मम्मी कहती है कि अगर तुम घर ट्रांसफर नहीं करते तो ये शादी कैंसिल है और मैंने डेरिक से सुना कि तुमने घर मॉर्गेज पर रख दिया है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो हमारा वेडिंग होम होने वाला था। मैं सीधे सीधे कहता हूं, विवियन, वो घर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ा था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी आवाज तुरंत तीखी हो जाती है। एथन, क्या तुम सच में इस समय मेरे साथ हिसाब किताब कर रहे हो? मैं तुम्हारी फियांसे हूं। तुम खुद को आदमी कहते हो और तुम मुझे एक घर भी नहीं दे सकते और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर ये मेरी पिछली लाइफ होती तो ये सुनकर मैं घबरा जाता, ऑन द स्पॉट माफी मांगता, सफाई देता, उसे मनाने की कोशिश करता,
अपनी डिग्निटी का आखिरी टुकड़ा धूल में मिला देता। लेकिन अब मुझे ये बस हास्यास्पद लगता है। विवियन, क्या तुम सिक्योरिटी नहीं चाहती थी? उसकी टोन आखिरकार थोड़ी नरम पड़ती है। अब आई ना बात, तो कल मैं उसे सीधे बीच में काट देता हूं। जाकर डेरिक को ढूंढो, उसके पास तुम्हारे लिए ढेर सारी सिक्योरिटी है। लाइन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद वो गुस्से में चिल्लाती है, एथन, क्या तुम्हारा दिमाग सठिया गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हें लगता है कि मैं अभी शादी कैंसिल नहीं करूंगी? आगे बढ़ो और कैंसिल करो। और जब तुम ऐसा कर ही रही हो तो अपनी मां से कहो कि ब्राइड प्राइस भी कैंसिल हो गया है। मुझे वेडिंग फोटो की आधी फीस रिफंड करना याद रखना। यह कहने के तुरंत बाद मैं फोन काट देता हूं। अगले ही सेकंड विवियन के टेक्स्ट की बाढ़ आ जाती है। एथन, तुम खत्म हो चुके हो। अभी भी माफी मांगने में ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें बता दूं, बहुत से लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। डेरिक तुमसे बहुत बेहतर चीजें समझता है। तुम इस पर पछताने की हिम्मत मत करना। मैं उस आखिरी लाइन को घूरता हूं। पछतावा? मैं फोन बंद कर देता हूं। 7 दिनों में जो लोग पछतावे से भरे होंगे वे तुम दोनों होगे। आधी रात को बाहर हवा तेज हो जाती है। मैं मॉनिटर वॉल की तरफ बढ़ता हूं। सड़कों पर लोग अभी भी हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। एक डिलीवरी राइडर स्कूटर पर तेजी से गुजरता है। कन्वीनियंस स्टोर की बत्तियां चमक रही है। बारबेक्यू स्टैंड से भाप उठ रही है। पूरा शहर अभी भी एक आम शांत रात में खोया हुआ है। कोई नहीं जानता कि काउंटडाउन पहले ही खत्म हो चुका है। 12:01 पर पहला स्नोफ्लेक आसमान से नीचे बहकता है। यह फुटपाथ पर एक शराबी आदमी के हाथ के पीछे गिरता है। वो कंफ्यूज होकर रुकता है। ये किस तरह का मौसम है? अचानक बर्फबारी क्यों हो रही है? मैं हाई डेफिनेशन कैमरे पर स्विच करता हूं, जूम इन करता हूं। अगले ही सेकंड उसकी मूवमेंट जम जाती है। उसकी स्किन पर अजीब पैटर्न फैल जाते हैं। उसकी आंखें शीशे जैसी और अनफोकस हो जाती है। उसके गले से एक धीमी गुर्राहट उठती है। फिर वो अपने पास खड़े एक राहगीर पर हिंसक रूप से लपकता है। सड़क पर चीखें गूंज उठती है। बर्फ और तेज गिरती रहती है और अरागता छा जाती है। लोग पागलों की तरह अपनी बॉडी से बर्फ झाड़ते हैं। दूसरे मुड़कर भागते हैं। कुछ कन्वीनियंस स्टोर में छिपने की कोशिश करते हैं, बस ये देखने के लिए कि दरवाजा पहले से ही जाम है। कुछ ही मिनटों में पूरी सड़क कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कैमरा फीड तेजी से हिलती है। जल्द ही बर्फ पर सिर्फ बिखरे हुए पैरों के निशान और काले साफ दाग रह जाते हैं। उस पल में पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। इस बीच मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में सेफ और गर्म बैठा हूं। ताजा बने बीफ नूडल्स का एक बाउल उठा रहा हूं। ब्रॉथ गर्मा गर्म है, बीफ टेंडर है। हवा में स्केलियन की हल्की सी खुशबू भी है। मैं मॉनिटर स्क्रीन देखता हूं, सड़कों पर फैलती अरागता को। मुझे कोई सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता, बस एक भारी एहसास होता है कि ये आखिरकार सच में शुरू हो गया है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मैं मॉनिटर्स बंद करने की जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि असली अराजकता तो अभी शुरू ही हुई है। पहले 10 मिनट में ज्यादातर लोग अभी भी सोचते हैं कि ये बस एक अचानक आई आफत है, एक्सट्रीम वेदर, कोई छोटी सी विसंगति। लेकिन 20 मिनट में संक्रमितों की पहली लहर पहले ही पूरा कंट्रोल खो चुकी है। उन्हें कोई ठंड, कोई दर्द और कोई रीजन महसूस नहीं होता। जिस पल वे किसी जिंदा इंसान की आवाज सुनते हैं, वे सीधे उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। मॉनिटर्स पर शहर की बत्तियां एक बार में एक सेक्शन करके बुझ जाती है। अंत में जो बचता है वो है गरजता हुआ तूफान और एक के बाद एक गूंजती दूर की चीखें। शहर के कम्युनिकेशंस अभी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुए हैं। कुछ सेल टावर्स अभी भी बैकअप पावर पर चल रहे हैं। सिग्नल आ जा रहा है। कोई नहीं जानता कि ये और कितने समय तक टिकेगा। यही वजह है कि बर्थडे पार्टी ग्रुप चैट में एक के बाद एक मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है? अचानक बर्फबारी क्यों हो रही है? कोई पागल हो गया है। होटल का एंट्रेंस अरागता का अड्डा बना हुआ है। कोई पुलिस को बुलाओ। मेरी इमरजेंसी सर्विसेज से बात नहीं हो पा रही है। एथन, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? वो आखिरी मैसेज भेजने वाला डेरिक केन है। हमेशा की तरह जिस पल खतरा आता है, उसकी पहली आदत कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नहीं होती। वो किसी और को दोष देने के लिए ढूंढता है। उसके तुरंत बाद विवियन की तरफ से एक वॉइस कॉल आती है। मैं जवाब नहीं देता। वो फिर से कॉल करती है। मैं फिर भी जवाब नहीं देता। लगातार 5 मिस्ड कॉल्स के बाद वो आखिरकार एक टेक्स्ट भेजती है। एथन, तुम कहाँ हो? यहां बाहर कुछ हो रहा है। मुझे अभी पिक करने आओ। मैं गोल्डन ग्रैंड होटल के बाहर हूं। यहां बाहर बहुत सारे पागल लोग हैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं स्क्रीन को देखता हूं। मेरा एक्सप्रेशन शांत है। गोल्डन ग्रैंड होटल
बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ की तरह। उसकी बर्थडे पार्टी अभी भी वही रखी जा रही है। बस इस बार मैं कभी नहीं आया। मैं वापस 2 शब्द टेक्स्ट करता हूं, नो टाइम। मैसेज बमुश्किल जाता है कि विवियन का जवाब उड़ता हुआ वापस आता है, एथन, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी फियांसे हूं। यहां बाहर खतरा है और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्या तुम आदमी भी हो? एपोकलिप्स के शुरू होने के बावजूद वो अभी भी मुझसे बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करने की उम्मीद करती है जैसे मैं हमेशा करता था। उसका एक शब्द और मैं उसे बचाने के लिए खतरे में सिर के बल कूद पड़ता हूं। मैं जवाब देता हूं, शादी पहले ही कैंसिल हो चुकी है, तुम अब मेरी फियांसे नहीं हो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड का सन्नाटा छा जाता है। फिर टेक्स्ट की बाढ़ आ जाती है, एथन, क्या तुम पागल हो? क्या ये सच में नखरे दिखाने का समय है? यहां बाहर सच में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मुझे अभी लेने आओ। अगर तुम आओगे तो मैं आज के तुम्हारे एटीट्यूड को माफ भी कर दूंगी। इसे पढ़कर मैं लगभग जोर से हंस पड़ता हूं। मुझे माफ करेगी? अब भी वो सोचती है कि वो मुझ पर एहसान कर रही है। मैं जवाब नहीं देता। इसके बजाय मैं उन आउटर पेरीमीटर कैमरों पर स्विच करता हूं जो मैंने पहले से सेट किए थे। उनमें से एक इत्तेफाक से गोल्डन ग्रैंड होटल के ठीक बाहर की सड़क को कैप्चर करता है। फीड अटकी हुई है, लेकिन होटल के एंट्रेंस पर मची तबाही को समझने के लिए काफी साफ है। कई कारें एक साथ टकरा गई है। शीशे के दरवाजे जमीन पर चकनाचूर हो गए हैं। लॉबी लोगों से खचाखच भरी है। कुछ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जल्द ही सेकंड फ्लोर के बैंक्वेट हॉल की खिड़की पर मुझे विवियन दिखाई देती है। वो अभी भी अपने सफेद गाउन में है। उसका ध्यान से किया गया मेकअप पूरी तरह से बिगड़ चुका है। फोन पकड़े हुए है, रो रही है, पागलों की तरह सड़क की तरफ देख रही है। उसके पास डेरिक दरवाजा बंद करने में लगा है और उनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स डर से पीले पड़े हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी पिछली लाइफ में, जब मुझे मेरे ही सेफ हाउस से बाहर फेंका गया था, मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा था। अब वे आखिरकार खुद असली डर का स्वाद चख रहे हैं। मैं ग्रुप चैट बंद करता हूं और एक एक करके बंकर सिस्टम्स को चेक करना शुरू करता हूं। पावर नॉर्मल, हीटिंग नॉर्मल, एयर फिल्ट्रेशन नॉर्मल, वाटर प्यूरिफिकेशन नॉर्मल, एक्सटर्नल सर्विलांस नॉर्मल। तीनों ब्लास्ट डोर्स मजबूती से लॉक है। बेसमेंट लेवल 1 के पावर रूम में डीजल जनरेटर पहले ही ऑटोमेटिकली चालू हो चुका है। इसकी धीमी गूंज पीछे की दीवार के पार एक दिल की धड़कन की तरह लगातार और मजबूत सुनाई दे रही है। इंडोर टेम्परेचर 24 डिग्री, बाहर -36, और वो नंबर अभी भी गिर रहा है। मुझे पता है कि आज दोपहर तक बाहर का टेम्परेचर -80 के पार चला जाएगा। तब तक आम लोगों को तो भूल ही जाइए। यहां तक कि गाड़ियां भी जमकर ठोस हो जाएंगी और स्टार्ट होने से मना कर देंगी। असली जमी हुई नरक तो अभी आई भी नहीं है। मैं अगले दिन सुबह 9 बजे जागता हूं। सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं वो है मेन मॉनिटर स्क्रीन को ऊपर खींचना। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरा शहर बर्फ के नीचे दबा हुआ है। सड़कें टूटी फूटी लावारिस कारों से भरी पड़ी है। सड़क किनारे का एक होर्डिंग ठंड से क्रैक हो गया है, हवा में खतरनाक तरीके से लटक रहा है। कन्वीनियंस स्टोर का एंट्रेंस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुछ संक्रमित बर्फ में से धीरे धीरे भागते हैं। जिस पल वे जरा सी भी आवाज सुनते हैं, वे तुरंत अपना सिर उठाते हैं, सोर्स का शिकार करते हैं। मैं बाहर के रीड आउट -72 डिग्री को देखता हूं, जो मेरी पिछली लाइफ से भी ज्यादा तेजी से गिर रहा है। तभी बंकर का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम अचानक पिंग करता है। कोई मॉल के एंट्रेंस की तरफ आ रहा है। मैं कैमरा फीड चलाता हूं और मोटे कंबलों में लिपटे 3 आदमियों को देखता हूं। उनके चेहरों पर स्कार्फ लिपटे हैं, हाथ आस्तीन में छिपे हैं, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही है। वे तूफान के बीच से लड़खड़ाते हुए एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं उनमें से एक को पहचानता हूं, गैरी वॉल्ज, पास के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी मैनेजर। मेरी पिछली लाइफ में, एपोकलिप्स की शुरुआत में, उसने पास के कई कॉम्प्लेक्सों से सर्वाइवर्स को ऑर्गेनाइज किया था। ऊपर से म्यूचुअल एड का दावा करते हुए चुपके से बहुत से लोगों के पीछे से सप्लाई चुराता था। इस तरह का इंसान किसी भी संक्रमित से ज्यादा खतरनाक होता है। अभी गैरी मॉल के बाहर मेटल शटर को जोर जोर से पीट रहा है। कोई है वहां? दरवाजा खोलो, हम यहां बाहर जमकर मर रहे हैं। क्या अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस सन्नाटे में मॉनिटर देखता हूं। गैरी थोड़ी देर पीटता है और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत बिगड़ जाता है। मुझे पता है अंदर कोई है। ये जगह दिनों से अंडर कंस्ट्रक्शन थी, है ना? साला दरवाजा खोलो। ये एक इमरजेंसी है, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बनाया गया है। ये सुनकर मैं आउटर स्पीकर ऑन करता हूं। स्टैटिक की एक चरचराहट
और फिर एंट्रेंस स्पीकर से मेरी आवाज आती है। कौन कहता है? गैरी कैमरे की तरफ अपना सिर घुमाता है। फिर तुम कौन हो? जैसे अचानक दिमाग की बत्ती जली हो। तुम वही बेवकूफ हो जिसने कुछ दिन पहले ये अंडरग्राउंड मॉल खरीदा था। अभी भी लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? गैरी का चेहरा अकड़ जाता है। उसके पास खड़े दो आदमी एंट्रेंस पर नए लगे कैमरे को देखते हैं, फिर भारी ब्लास्ट डोर को, और उनके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इस जगह का रेनोवेशन पहले ही हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में मॉल में लगातार आते ट्रक्स उन्हें इशारा दे देते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। बिजली, हीटिंग, सप्लाईज। गैरी तुरंत अपनी टोन बदल लेता है। भाई एथन, हम सब यहां पड़ोसी हैं। यहां बाहर खतरा है। तुम बस हमें मरते हुए नहीं देख सकते, है ना? बस हमें थोड़ा गर्म होने के लिए अंदर आने दो। चिंता मत करो, हम मुफ्त में नहीं रुकेंगे। हम मिलकर इस जगह की रखवाली करने में मदद करेंगे। किसी को अंदर नहीं ले रहा। एथन, इतने स्वार्थी मत बनो। यहां बाहर के हालात देखो। क्या तुम्हारे लिए अकेले इस साइज की जगह पर कब्जा जमाना सच में सही है? मैं झांसे में नहीं आता। मैं बस शांति से कहता हूं। मैं तुम्हें डायरेक्शंस दे सकता हूं। 300 मीटर ईस्ट में एक कम्युनिटी क्लिनिक है। मोटी दीवारें, कई दरवाजे। ये अभी के लिए हवा को रोक देगा। उससे 500 मीटर नॉर्थ में एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज का एंट्रेंस है। इस जगह से अंदर जाना आसान है। अभी निकल जाओ, और तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। इस दरवाजे पर पीटते रहोगे और तुम सिर्फ संक्रमितों को यहां खींच लाओगे। लेकिन गैरी बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो कैमरे पर उंगली उठाता है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम बस हमें भगाना चाहते हो। जब ऑफिशियल रेस्क्यू आएगा तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने वाला पहला इंसान बनूंगा। मैं उसके पीछे तूफान को गहराते हुए देखता हूं। मेरी आवाज थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो बेहतर होगा कि तुम उस रेस्क्यू के आने तक जिंदा रहो। मेरे मुंह से शब्द निकले ही होते हैं कि दूर कहीं से एक धीमी गुर्राहट गूंजती है। तीनों आदमी एक साथ जम जाते हैं। मॉनिटर पर सड़क के कोने से कुछ हिलती डुलती आकृतियां धीरे धीरे निकलती हैं। उनकी बॉडी पर बर्फ चिपकी है। उनकी पुतलियां घुप काली है। गैरी की आवाज तुरंत बदल जाती है। एथन, दरवाजा खोलो। इसे अभी खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है जिस पल वो पहला दरवाजा खुलता है, अंतहीन मुसीबत ठीक उसके पीछे चली आती है। आउटर बफर जोन का अभी डिकॉन्टेमिनेशन भी पूरा नहीं हुआ है। बर्फ से स्पोर्स ले जाने वाला कोई भी इंसान पूरे बंकर को तबाह कर सकता है। मैं एक आखिरी वार्निंग देता हूं। ईस्ट की तरफ भागो। अभी भी समय है। इसके साथ ही मैं ब्रॉडकास्ट काट देता हूं। बाहर गैरी पागलों की तरह दरवाजे को पीटता है, लेकिन ब्लास्ट डोर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। अगले ही सेकंड कई काली आकृतियां तूफान में लपकती है और कैमरा फीड तेजी से हिलती है। मैं देखना जारी नहीं रखता, इसलिए नहीं कि मैं नरम पड़ गया हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे पहले से ही पता है कि एपोकैलिप्स हर चीज का क्या जवाब देता है। जोर से चिल्लाने से कोई दूसरा इंसान आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर नहीं हो जाता। और किसी को गिल्ट ट्रिप देने का मतलब ये नहीं है कि वे आपको अपना इकलौता रास्ता दे दें। दोपहर को बाहर का टेम्परेचर -86 डिग्री दिखाता है। बर्फ गिरती रहती है। पूरा शहर बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा हुआ दिखता है। सड़कों पर बमुश्किल ही कोई जिंदा आत्मा बची है। सिर्फ संक्रमित बर्फ में धीरे धीरे बहकते हैं। उनकी मूवमेंट्स कल रात की तुलना में ज्यादा अकड़ी हुई है, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता ज्यादा तेज लग रही है। एक कार का अलार्म अचानक बज उठता है। पास की एक दर्जन से ज्यादा काली आकृतियां सब एक साथ अपना सिर घुमाती है। आवाज के सोर्स की तरफ एक साथ बढ़ती है। मैं इसे होते हुए देखता हूं। मेरी भवें थोड़ी तन जाती है। बिल्कुल मेरी याददाश्त की तरह बर्फ में स्पोर्स से संक्रमित जीव इवॉल्व होते रहते हैं। पहले दिन वे तेज, अचानक होने वाली आवाजों की तरफ खींचते हैं। तीसरे दिन से वे हल्की आवाजों और हीट सोर्सेज के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परसेप्टिव हो जाते हैं। 7वें दिन तक म्यूटेटेड वेरिएंट्स दिखाई देते हैं, जो चढ़ने में कैपेबल है, दरवाजों को तोड़ने में कैपेबल है, जिसका मतलब है कि मेरे बंकर के पास अपने असली ट्रायल से बचने के लिए ठीक 7 दिन है, और वो ट्रायल उम्मीद से जल्दी आ जाता है। दोपहर के 2 बजे मॉनिटर पर मॉल के बाहर सड़क के सुदूर छोर पर एक भीड़ दिखाई देती है। लगभग 20 लोग, मर्द और औरतें, कुछ घायलों को सहारा दे रहे हैं। दूसरे अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए हैं। वे पास के एक कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज से यहां तक पहुंचे होंगे। उनकी बॉडीज डाउन जैकेट्स, कंबलों, प्लास्टिक रेनकोट्स, यहां तक कि पर्दों में लिपटी हुई है। चेहरों पर स्कार्फ लिपटे हैं,
जिनमें आंखों के छेदों के लिए काम चलाओ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स कटी हुई है। इसके बावजूद उनकी भवों और पलकों पर बर्फ मोटी जम चुकी है। उनमें से कुछ के हाथों और गर्दनों के पीछे काले धब्बे फैलने शुरू हो गए हैं। नॉर्मल साइन नहीं है। उनकी पट्टियों के गैप से खून रिस रहा है। ग्रुप के सबसे आगे चलने वाला कोई और नहीं बल्कि गैरी है। वो किसी तरह अभी भी जिंदा है, बस अब उसकी आंखों का लुक सुबह की तुलना में और भी ज्यादा अनहिंग्ड है। उसके पास कई यंग लड़के मेटल पाइप्स, रेंच और फायर एक्स पकड़े हुए हैं। ये मदद मांगने वाला ग्रुप नहीं है। वे दरवाजा जबरदस्ती खोलने आए हैं। मैं आउटर स्पीकर ऑन करता हूं। रुक जाओ। मेरी आवाज एंट्रेंस स्पीकर से बाहर जाती है। भीड़ एक पल के लिए शांत हो जाती है। चले जाओ। ये जगह किसी को अंदर नहीं ले रही है। भीड़ में से कोई तुरंत रोने लगता है। तुम इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? हमें गर्म होने देने में क्या हर्ज है? एक इंसान इतनी बड़ी जगह पर कब्जा जमाए बैठा है। क्या तुम्हें कर्मा से डर नहीं लगता? गैरी उस पल को भुनाता है, अपनी आवाज उठाता है। आप सबने सुना ना? उसके पास साफ तौर पर जगह है, सप्लाईज है, यहां तक कि हीटिंग इक्विपमेंट भी है, और वो फिर भी हमें अंदर नहीं आने देगा। ऐसे समय में प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ये बिल्कुल अमानवीय है। मैं उसे शांति से देखता हूं। मुझे मानना पड़ेगा, गैरी को भीड़ को भड़काना आता है। वो जानता है कि वो अकेले अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो सभी की किस्मत को अपनी किस्मत से जोड़ देता है। जब तक मैं दरवाजा खोलने से मना करता हूं, मैं हर किसी की नजर में विलेन बन जाता हूं। अफसोस कि ये चाल अब मुझ पर काम नहीं करती। मैं कहता हूं, पहला, ये मॉल मेरा है। दूसरा, इस जगह का ग्रुप इनटेक के लिए डिकॉन्टेमिनेशन पूरा नहीं हुआ है। तीसरा, आप में से कुछ की स्किन पर पहले से ही काले धब्बे हैं। अगर आप जबरदस्ती अंदर घुसे तो आप बाकी सभी को अपने साथ नीचे ले जाएंगे। चौथा, आप इस दरवाजे पर जितना शोर मचाएंगे उतने ही ज्यादा संक्रमितों को यहां खींच लाएंगे। मैं एक बार फिर डायरेक्शंस देता हूं। 300 मीटर ईस्ट में एक कम्युनिटी क्लिनिक, 500 मीटर नॉर्थ में एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो उनके इकट्ठा होने से पहले अभी निकल जाएं। ये आखिरी वार्निंग है जो मैं दे रहा हूं। लेकिन गैरी साफ तौर पर सेटिस्फाइड नहीं है। वो ताना मारता है, इसकी बात मत सुनो सब लोग। ये बस हमें भगाने के लिए ये सब कह रहा है। इसके पास अंदर पक्का बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है। अगर हम सब मिलकर दरवाजे पर हमला कर दें तो इसकी हिम्मत नहीं होगी इसे बंद रखने की। कई यंग लड़के तुरंत आगे बढ़ते हैं। आउटर मेटल गेट पर मेटल पाइप्स और फायर एक्स जोर से मारते हैं। बैंग बैंग बैंग। इंपैक्ट की तेज खटखट खाली सड़क पर दूर तक गूंजती है। मैं एक आखिरी वार्निंग देता हूं, दरवाजा तोड़ना बंद करो। शोर संक्रमितों को यहां खींच लाएगा। लेकिन गैरी ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने एक शब्द भी न सुना हो, और भी जोर से चिल्लाता है, सब मिलकर चिल्लाओ, इसे खोलने पर मजबूर करो। यह हमें यहां बाहर मरते हुए देखने की हिम्मत नहीं करेगा। पागलों की तरह भड़की भीड़ चैंट करना शुरू कर देती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज तूफान में दूर तक जाती है। मैं अब उनसे रीजन की बात करने की कोशिश नहीं करता। मैं बस कैमरा फीड स्विच करता हूं, सड़क के दोनों तरफ स्कैन करता हूं। यकीन मानिए, दूर कहीं कुछ भागते हुए संक्रमित धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं। फिर दूसरा, तीसरा, पांचवा, और ज्यादा काली आकृतियां गिरती बर्फ के पर्दे के अंदर मुड़ रही है। उन्होंने शोर सुन लिया है। गैरी चिल्लाता रहता है, एथन, अगर तुम ये दरवाजा नहीं खोलोगे तो तुम ही हम सबको मार रहे हो। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे टिक जाता हूं, उसे शांति से देखता हूं। जो उन्हें यहां लेकर आया वो तुम हो। अगले ही सेकंड पहली काली आकृति सड़क के कोने से निकलती है। भीड़ में से कोई चीखता है। सीन तुरंत अरागता में बदल जाता है। जो आदमी कुछ पल पहले दरवाजा तोड़ रहे थे वे अपने टूल्स फेंककर भाग खड़े होते हैं। कोई फिसल कर गिर जाता है। दूसरे एक दूसरे को पकड़ते हैं और धक्का देते हैं। कुछ चीखते हैं और बर्फ के पर्दे में गायब हो जाते हैं। गैरी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन अभी 2 कदम ही चला होता है कि एक आदमी उसे बाह से जोर से पकड़ लेता है। गैरी, तुम ही थे जिसने कहा था कि हम अंदर चले जाएंगे। भागने की हिम्मत मत करना। मुझे छोड़ो। तुम बेवकूफ हो जो झांसे में आ गए। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पल ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं उसके आसपास के सभी लोग गुस्से से पीले पड़ जाते हैं। लेकिन गुस्से के लिए अब समय नहीं बचा है। तूफान और अरागता दरवाजे के बाहर के सीन को तेजी से निगल जाती है। मैं कंट्रोल रूम में बैठा रहता हूं, हिलता नहीं हूं, दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर मैं अब नरम पड़ा तो मरने वाला इंसान मैं ही बनूंगा। कुछ मिनटों बाद
बाहर फिर से शांति छा जाती है। बर्फ गिरती रहती है। मेटल पाइप्स, कंबल और कुछ बिखरे जूते जमीन पर पड़े हैं। सर्वाइवर्स पहले ही हर दिशा में तितर बितर हो चुके हैं। गैरी कहीं नजर नहीं आ रहा। चाहे वो भाग निकला हो या तूफान में निगल लिया गया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आउटर स्पीकर बंद करता हूं, फिर एंट्रेंस कैमरा फीड पर जूम इन करता हूं, यह कंफर्म करते हुए कि आउटर डिफेंसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बढ़िया, बंकर ने बिना किसी खरोंच के पहली लहर का सामना कर लिया है। तभी मेरा फोन फिर से बजता है। इस बार ये विवियन नहीं है, ये डेरिक है। एथन, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कहां हो। अंडरग्राउंड मॉल। सही कहा ना? बस इंतजार करो, हम आ रहे हैं और बहुत जल्द। तो अंडरग्राउंड मॉल की खबर पहले ही डेरिक तक पहुंच चुकी है। चाहे वो गैरी हो जिसने इसे लीक किया या विवियन जिसने उसे बताया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो ये है कि उन्होंने आखिरकार मुझ पर अपनी नजरें गड़ा दी है। बस इस बार दरवाजा कंट्रोल करना मेरा काम है। सप्लाईज मेरी है और सर्वाइवल का रास्ता भी मेरा है। मैं धीरे धीरे एक लाइन टाइप करके भेजता हूं। आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। इसे भेजने के बाद मैं एक मैप निकालता हूं और देखता हूं। गोल्डन ग्रैंड होटल मॉल से सीधी दूरी पर 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। दोनों को जोड़ने वाला एक लावारिस अंडरग्राउंड पैसेज भी है। पुरानी दुनिया में वो दूरी कुछ मिनटों की ड्राइव होती, लेकिन अब उस 1 किलोमीटर के अंदर एक गरजता हुआ तूफान है, जानलेवा ठंड है, संक्रमित है और कंट्रोल से बाहर हुई भीड़ है। यहां तक जिंदा पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दोपहर के 3:08 बजे गोल्डन ग्रैंड होटल की तरफ वाले पेरीमीटर कैमरे आखिरकार आकृतियों की एक धुंधली लाइन कैप्चर करते हैं। तूफान बहुत घना है, मैं साफ डिटेल्स नहीं देख पा रहा हूं। रास्ते में वे विभिन्न इंटरसेक्शंस पर कैमरा रेंज में आते जाते रहते हैं। कभी कभी गिरती बर्फ की चादरों में गायब हो जाते हैं। डेरी ग्रुप को लीड कर रहा है, साथ में विवियन और कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। सब संघर्ष करते हुए अंडरग्राउंड मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी बॉडीज होटल के स्टोर रूम से चुराए गए कंबलों में लिपटी है। टेबल क्लॉथ्स, प्लास्टिक रेनकोट्स, बेड शीट्स और स्कार्फ उनके चेहरों पर लिपटे हैं। उनके हाथ और पैर प्लास्टिक रैप, टेप और गार्बेज बैग से जल्दबाजी में सील किए गए हैं। इसके बावजूद हर बार जब वे कैमरे पर दोबारा दिखाई देते हैं तो उनके नंबर थोड़े और घट जाते हैं। कुछ पैदल नहीं चल पाते और सड़क किनारे की दुकानों में पनाह लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरे पार्किंग गैरेज में छिप जाते हैं और फिर कभी आगे नहीं आ पाते, जब तक वे आखिरकार अंडरग्राउंड मॉल के पास पहुंचते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा से शुरू हुआ ग्रुप घटकर सिर्फ 7 रह जाता है। डेरिक विवियन की बाह पकड़ता है, उसे घसीटता है। उसका चेहरा कागज जैसा पीला है। वो सब चीजों से ज्यादा अपनी इमेज की परवाह करती थी। वो बिना फ्लॉलेस मेकअप के कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर उसके जूतों पर धूल का एक कण भी लग जाता तो वो हंगामा कर देती थी। लेकिन अब वो गंदगी और खून से ढकी है। उसके बाल उसके चेहरे पर बेतरतीब ढंग से चिपके हैं, किसी भी रिफ्यूजी की तरह बिखरी हुई। मैं कंट्रोल रूम में बैठा हूं, सन्नाटे में देख रहा हूं, कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं। मेरी पिछली लाइफ में मैं बिल्कुल इसी तरह कदम दर कदम बर्फ में घिसटता हुआ चला था। बस तब मैंने उसकी दवा ढूंढने के लिए उस तूफान का सामना किया था। इस बार वो मुझसे दरवाजा खोलने की भीख मांगने के लिए इतनी दूर आई है। जल्द ही उनके पीछे कई हिलती डुलती काली आकृतियां दिखाई देती है। डेरिक तुरंत नोटिस करता है, उसका चेहरा बदल जाता है और वो स्पीड बढ़ा देता है। जल्दी करो, मॉल ठीक आगे है। एक बार जब हम अंदर आ जाएंगे तो हम सेफ है। विवियन के होंठ ठंड से पहले ही नीले पड़ चुके हैं। वो सिसकती है, डेरिक, मैं अब और नहीं चल सकती। डेरिक उसे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में उतावलेपन की एक झलक आती है। तुम्हें पता है कि ये कौन सा समय है? इतने ड्रामे करना बंद करो। विवियन जम जाती है। पास्ट में डेरिक उसके आसपास हमेशा जेंटल और अटेंटिव रहता था। वो उसे पानी थमाता था, उसके बैग उठाता था, मेरे सामने समझदारी, प्यार का पूरा नाटक करता था। लेकिन अब एपोकलिप्स बमुश्किल शुरू ही हुआ है और उसका पेशेंस पहले ही खत्म हो चुका है। विवियन को आखिरकार एहसास होता है कि डेरिक कभी वो सपोर्ट का पिलर नहीं था जो उसने इमेजिन किया था। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आधे घंटे बाद वे आखिरकार मॉल के एंट्रेंस के बाहर दिखाई देते हैं। डेरिक कैमरे की तरफ देखता है, आउटर मेटल डोर पर जोर जोर से पीटता है। एथन, खोलो, हम यहां हैं। विवियन भी अपना सिर उठाती है, आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती है। एथन, ये मैं हूं। मुझे पता है तुम अंदर हो। प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी।
मैं आउटर स्पीकर ऑन करता हूं। स्टैटिक की चरचराहट और मेरी आवाज स्पीकर से आती है। किस बात में गलत थी? विवियन जैसे किसी लाइफलाइन को पकड़ रही हो, जवाब देने के लिए लपकती है। मुझे तुम पर घर के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था। मुझे वे कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे डेरिक के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। एथन, अगर तुम मुझे बस अंदर आने दो तो मैं अब से तुम्हारी हर बात सुनूंगी। डेरिक का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। विवियन, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं है। वो बस कैमरे को एकटक घूरती रहती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। अगर ये मेरी पिछली लाइफ होती तो उसे इस तरह देखकर मेरा दिल तुरंत पिघल जाता, लेकिन अब मुझे ये बस कड़वी विडंबना लगती है। मैं बोलना जारी रखता हूं। विवियन, अगर मैं अभी ये दरवाजा खोल दूं तो क्या तुम वादा कर सकती हो कि तुम डेरिक की साइड नहीं लोगी? क्या तुम वादा कर सकती हो कि तुम यहां अंदर की हर चीज थमाने के लिए मुझे मजबूर करने में उनका साथ नहीं दोगी? क्या तुम वादा कर सकती हो कि एक बार अंदर आने के बाद तुम इस जगह को ऐसे ट्रीट नहीं करोगी जैसे ये तुम सबकी है? विवियन अपना मुंह खोलती है, लेकिन कुछ बाहर नहीं आता, क्योंकि दिल के अंदर वो जानती है कि अगर वो दरवाजा सच में खुल गया तो उसका सबसे पहला ख्याल जरूरी नहीं कि मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड हो, बल्कि ये होगा कि जिंदा कैसे रहा जाए, डेरिक को भी अंदर कैसे लाया जाए, इस जगह को अपनी अगली बैसाखी कैसे बनाया जाए। डेरिक का एक्सप्रेशन बदलता है, लेकिन वो एक ठंडी मुस्कान के साथ जल्दी संभल जाता है। एथन, हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश मत करो। यहां बाहर हर जगह संक्रमित है और तुम बस वहां बैठकर हमसे पूछताछ कर रहे हो। मैं उसे देखता हूं। डेरिक, तुम जो सच में चाहते थे वो कभी जिंदा रहने का रास्ता नहीं था। ये वो है जो इस मॉल के अंदर है। जिस पल तुम्हें इसकी लोकेशन का पता चला, तुम जो सोच रहे थे वो कभी ये नहीं था कि रेस्क्यू कैसे हुआ जाए। ये था कि अंदर कैसे घुसा जाए, यहां जो है उसे कैसे लिया जाए। डेरिक का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। वो नाटक छोड़ता है, नीचे झुकता है और एक पत्थर उठाता है। कैमरे के प्रोटेक्टिव केसिंग पर जोर से मारता है। एक तेज क्रैक। केसिंग बस कांपती है। उस पर एक खरोंच भी नहीं आती। एथन, अंदर माइंड गेम्स खेलना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम आज ये दरवाजा नहीं खोलते तो एक बार जब मैं अंदर आ जाऊंगा तो इसमें से कुछ भी जरूरी नहीं कि तुम्हारा रहे। विवियन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो आखिरकार समझ जाती है। डेरिक कभी मुझसे उनकी जान बचाने के लिए नहीं कह रहा था। वो जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है और मॉल के अंदर का सब कुछ छीनना चाहता है, और वो उस बार्गेनिंग चिप से ज्यादा कुछ नहीं है जिसका इस्तेमाल डेरिक मुझसे दरवाजा खुलवाने के लिए कर रहा है। वो जल्दी से पीछे हटती है, उसे घूरती है। डेरिक, क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें बस एथन से हमें बचाने के लिए कहना था? डेरिक तेजी से अपना सिर घुमाता है। उसके चेहरे से जेंटलनेस का हर निशान गायब है। क्या तुम सच में सोचती हो कि ये बस भीख मांगने से वो दरवाजा खुलवाने का समय है? विवियन जम जाती है। डेरिक एक ठंडी हंसी हंसता है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता कि एथन सॉफ्ट हार्टेड है और वो हमेशा वही करेगा जो तुम कहोगी, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें साथ लाने का रिस्क उठाता? तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी वजह के इस पूरे रास्ते में तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं? ये इसलिए है क्योंकि तुम उस दरवाजे को खुलवाने की चाबी हो। एक बार जब ये खुल जाता है तो अंदर जो है वो सर्वाइवल का हमारा असली मौका है। विवियन अपनी जगह पर जमी खड़ी रहती है। उसने हमेशा विश्वास किया था कि डेरिक सच में उसकी परवाह करता है, कि ऐसे समय में कम से कम वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अंत में वो इस दरवाजे को खोलने के लिए डेरिक के इस्तेमाल का एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं कंट्रोल रूम में बैठता हूं, डेस्क पर हल्के से अपनी उंगलियां थपथपाता हूं। कभी कभी सच को मेरी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। लोग खुद ही एक दूसरे के नकाब उतार देंगे। तभी दूर कहीं एक धीमी गुर्राहट गूंजती है। उनकी बहस से आकर्षित होकर कई काली आकृतियां पहले ही आ चुकी है। मैं एक वार्निंग देता हूं। आपके पास 30 सेकंड बचे हैं। डेरिक का एक्सप्रेशन बदलता है। वो फिर से दरवाजे पर पीटता है। एथन, खोलो, इसे अभी खोलो, और मैं अभी भी वादा करता हूं कि तुम जमकर नहीं मरोगे। मैं जवाब नहीं देता। अब भी वो शेखी बघारने की कोशिश कर रहा है। विवियन के पैर जवाब दे जाते हैं और वो बर्फ में गिर पड़ती है। वो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ और पैर ठंड से बहुत ज्यादा सुन्न है। वो बस सिसक सकती है, कैमरे की तरफ ऊपर देख सकती है। एथन, प्लीज, मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह खत्म हो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मैं उसे देखता हूं। मुझ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है और न ही कोई तरस है, बस अंत का एक शांत एहसास। विवियन, मैंने तुम्हें मौके दिए, लेकिन हर बार तुमने किसी और को चुना। इस बार
मैं खुद को चुन रहा हूं। वो पूरी तरह से टूट जाती है। एथन, प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैं फिर से जवाब नहीं देता। दूरी में काली आकृतियां करीब और करीब आती जाती है। डेरिक आखिरकार घबरा जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। फिर उसकी नजरें विवियन के हाथों में इमरजेंसी किट पर टिक जाती है, वही जो मैंने अभी अभी आउटर डिलीवरी स्लॉट से बाहर गिराया था। अंदर कुछ राशन बार्स, 2 हीट पैक्स और पास के एक इमरजेंसी शेल्टर का हाथ से बना मैप है। विवियन इसे कसकर पकड़े हुए है, इसे अपनी आखिरी लाइफलाइन की तरह पकड़े हुए है। अचानक डेरिक उस पर लपकता है, किट को उसके हाथों से छीन लेता है। विवियन जम जाती है। डेरिक, तुम क्या कर रहे हो? डेरिक उसकी तरफ देखता तक नहीं है। वो मुड़ता है और भागता है। अब जाकर विवियन सच में समझती है। आखिरी पल तक इकलौता इंसान जिसे डेरिक बचाना चाहता था वो खुद था। वो उसके पीछे लड़खड़ाती है, उसके कोट को पकड़ लेती है। डेरिक, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। वो पीछे मुड़ता है, उसका चेहरा क्रूरता से बिगड़ा हुआ है। मुझसे दूर हटो। वो उसे हिंसक रूप से झटक देता है। विवियन बर्फ पर जोर से गिरती है। उसकी बाहों में पकड़ी हुई इमरजेंसी किट उससे पूरी तरह से छीन ली जाती है। वो दंग होकर घूरती रहती है। डेरिक, वो मुझे एथन ने दिया था। डेरिक धीमा तक नहीं होता। वो किट हाथ में लिए सड़क के कोने से भाग निकलता है। उसके अंदर के राशन बार्स, हीट पैक्स और शेल्टर मैप ही इकलौती चीज थी जो यहां से निकलने के बाद उन्हें जिंदा रख सकती थी। लेकिन वो विवियन को एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। वो बर्फ में मुंह के बल पड़ी रहती है। डेरिक की आकृति को दूरी में छोटा और छोटा होते हुए देखती रहती है। उस पल में आखिरकार कुछ समझ आता है। डेरिक कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो जो कुछ भी चाहता था वो सिर्फ वह था जो उसे खुद जिंदा रख सके, और वो हमेशा इस दरवाजे को खोलने के लिए उसके इस्तेमाल का एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो एपोकैलिप्स से नहीं हारी, वो संक्रमितों से नहीं हारी, वो अपने ही लालच और अपने ही धोखे से हार गई। विवियन अपना सिर उठाने की कोशिश करती है। कैमरे की झलक पाती है। उसका मुंह ऐसे खुलता है जैसे कुछ और कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तूफान बहुत तेज है। मैं अब शब्दों को समझ नहीं पा रहा हूं। कैमरा फीड कुछ बार टिमटिमाती है। कई काली आकृतियां बर्फ के पर्दे से करीब आती है। मैं देखना जारी नहीं रखता। मैं बस उस कैमरा फीड को बंद कर देता हूं। कुछ मिनटों बाद आउटर माइक से सिर्फ हवा की आवाज आती है। डेरिक कभी दूसरा मैसेज नहीं भेजता। विवियन की चैट विंडो फिर कभी नहीं जलती। अगली सुबह मैं एंट्रेंस सिक्योरिटी कैमरे को एक बार फिर चलाता हूं। दरवाजे के बाहर जो कुछ बचा है वो है वही थर्मल सूट जो मैंने कभी विवियन को दिया था, बर्फ में आधा दबा हुआ। मैं उसे लंबे समय तक देखता हूं और स्क्रीन बंद कर देता हूं। अब जाकर पूरी जिंदगी से मेरी छाती पर चढ़ा गुस्सा आखिरकार हटता है। उसी सुबह मैं सड़क के कोने पर बैकअप कैमरा फीड चलाता हूं। डेरिक ज्यादा दूर नहीं जा पाया। इमरजेंसी किट छीनने के बाद उसका इरादा मैप पर मार्क किए गए शेल्टर की तरफ जाने का था, लेकिन वो इस बात से बहुत डरता था कि कोई उसकी सप्लाई चुरा न ले। उसने पूरे रास्ते किट को कसकर पकड़े रखा। दूसरे सर्वाइवर से बचने की कोशिश करते हुए उसने मेरे मार्क किए गए सेफ रूट को नजरअंदाज कर दिया और उसकी जगह एक छोटी साइड गली में चला गया। वही गली जो मेरी पिछली लाइफ में पूरे शहर में सबसे ज्यादा संक्रमित घनी जगहों में से एक थी। कैमरे पर डेरिक बमुश्किल कुछ कदम ही चलता है कि गली के अंदर गहरे में कई काली आकृतियां धीरे धीरे मुड़ती हैं। उसे लगता है कि कुछ गलत है और वो तुरंत रुक जाता है, वापस मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तूफान और लावारिस कारों के पीछे से ज्यादा संक्रमित करीब आते हैं। डेरिक किट पकड़े हुए पीछे लड़खड़ाता है, लेकिन गली के एंट्रेंस पर भी काली आकृतियां आ चुकी है। उसका भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। कैमरा फीड पर वो पास के एक रोलिंग शटर पर पागलों की तरह पीटता है, फिर मुड़ता है और अंडरग्राउंड मॉल की तरफ कुछ चिल्लाता है। दूरी बहुत ज्यादा है, मैं शब्दों को समझ नहीं पा रहा हूं। अगले ही पल कई काली आकृतियां एक साथ उस पर लपकती है। डेरिक की आकृति एक पल में संक्रमितों के नीचे गायब हो जाती है। तूफान जल्दी से गली के मुहाने को दफन कर देता है। उसके आखिरी संघर्ष के बचे हुए हिस्से को निगल जाता है। उस पॉइंट के बाद डेरिक फिर कभी दिखाई नहीं देता। मैं उस कैमरा फीड को बंद कर देता हूं। कंट्रोल रूम में एक बार फिर शांति छा जाती है। बाहर तूफान है, संक्रमितों की धीमी गुर्राहट है, एक ऐसी दुनिया की आवाज जो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। इस बीच यहां मेरे बंकर में हीटिंग लगातार चल रही है, बत्तियां तेज जल रही है। मैं किचन की तरफ बढ़ता हूं और खुद के लिए गर्मा गर्म सूप का एक बाउल निकालता हूं। जैसे ही मैं पहली चुस्की लेता हूं,
गर्मा गर्म गर्माहट मेरे गले से नीचे उतरती है और मेरे पेट में बैठ जाती है और मुझे आखिरकार एहसास होता है, सच में एहसास होता है, इस बार मैं बच गया हूं। उस दिन के बाद से कभी किसी ने गैरी और डेरेक की तरह खुले तौर पर मेरा दरवाजा जबरदस्ती खोलने की हिम्मत नहीं की। गैरी बिना किसी सुराग के गायब हो जाता है, डेरेक फिर कभी सामने नहीं आता और विवियन उस भारी बर्फबारी में हमेशा के लिए खो जाती है। लेकिन मुझे पता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। अगर कुछ है तो एपोक्लिप्स की असली क्रूरता तो अभी शुरू ही हुई है। एक बार जब कम्युनिकेशंस हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं तो पूरा शहर एक लंबे अंतहीन सन्नाटे में डूब जाता है। मेरा फोन मैसेज मिलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। ग्रुप चैट मदद की अपनी आखिरी पुकार पर जम जाती है। सिग्नल बार्स गायब हो जाते हैं। पहले 2 दिनों के लिए मैं अभी भी आदत से कभी कभार अपना फोन चेक करता हूं। आखिरकार मैं इसे एक दराज में बंद कर देता हूं। यह दुनिया अब ऐसी नहीं रही जिससे आप फोन के जरिए कनेक्टेड रह सकें। पहली भारी बर्फबारी पूरे 2 हफ्ते तक चलती है। उन 2 हफ्तों के दौरान बाहर का आसमान बमुश्किल ही साफ होता है। दिन और रात के बीच की लाइन मॉनिटर स्क्रीन पर ग्रे रंग के हल्के से बदलाव से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। सड़कों पर बर्फ जमा हो जाती है, कारों की छतों को दफन कर देती है, एक के बाद एक बिल्डिंग के निचले एग्जिट्स को सील कर देती है और अनगिनत आकृतियों को दफन कर देती है जो कभी समय पर बाहर नहीं निकल पाई। सबसे ज्यादा ठंड में बाहर का टेम्परेचर -80 के पार चला जाता है। उस तरह की ठंड में एक आम इंसान ज्यादा देर तक बाहर जिंदा नहीं रह सकता। 2 हफ्तों के बाद तूफान आखिरकार धीमा होना शुरू होता है और टेम्परेचर अपने सबसे निचले पॉइंट से धीरे धीरे वापस बढ़कर -40 या 50 के आसपास आ जाता है। एक आम इंसान के लिए ये अभी भी एक जानलेवा ठंड है, लेकिन ये कम से कम बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स को कम दूरी की मूवमेंट का एक मौका देता है। और उन्हीं दिनों के दौरान मैं बर्फ में स्पोर इन्फेक्शन के पीछे के पैटर्न को धीरे धीरे समझ पाता हूं। ये ऐसी चीज नहीं है जो कांटेक्ट पर तुरंत ट्रिगर हो जाए। कपड़ों के जरिए थोड़ा एक्सपोजर अभी भी समय रहते ट्रीट किया जा सकता है। असली खतरा बर्फ से पिघला हुआ पानी है जो घाव, नाक या मुंह के जरिए एंटर करता है या लंबे समय तक स्किन से चिपका रहता है। एक बार जब स्किन पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन पहले ही फैल चुका है। मेरी पिछली लाइफ से जो मुझे पता है उसके बेसिस पर सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 72 घंटे का है। इसलिए बंकर के लिए जो सबसे पहला सख्त नियम मैं सेट करता हूं वो ये है कि किसी भी नए आने वाले इंसान को पूरे 72 घंटे का क्वारंटाइन पूरा करना होगा, 1 मिनट भी कम नहीं। कुछ बार मैंने सर्वाइवर्स को रेजिडेंशियल बिल्डिंग से निकलते देखा, अपनी बॉडीज को बेडशीट्स में लपेटते देखा, अपने जूतों को प्लास्टिक बैग्स में ढकते देखा, काम चलाऊ टूल्स ले जाते देखा, खाने के लिए सड़क पार एक सुपरमार्केट तक पहुंचने की कोशिश करते देखा। लेकिन वे अभी थोड़ी ही दूरी तय कर पाए थे कि उनके आसपास बर्फ में काली आकृतियां हिलने लगती हैं। वे संक्रमित बर्फ के ढेर में आधे दबे रहते हैं, ज्यादातर समय बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे जम गए हों। लेकिन जिस पल वे आहट, वाइब्रेशन, बॉडी हीट महसूस करते हैं या जरा सी भी आवाज सुनते हैं, वे सीधे गुजरने वाले किसी भी इंसान पर लपकते हैं। कैमरा फीड जल्दी ही तूफान में निकल ली जाती है। मैं देखना जारी नहीं रखता। कुछ इमेजेस को बहुत साफ न देखना ही बेहतर है। वे रात में सोना और मुश्किल बना देती है। पहले तो संक्रमित पूरी तरह से इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हैं, किसी भी जिंदा चीज का पीछा करते हैं। कुछ दिनों बाद वे आवाज, वाइब्रेशन और हीट के प्रति सेंसिटिव होने लगते हैं। 7वें दिन तक पहले हाई थ्रेट वेरिएंट्स दिखाई देते हैं। उनकी मूवमेंट साफ तौर पर तेज और मजबूत होती है। उनमें से एक हीट सोर्स से आकर्षित होकर मॉल की आउटर दीवार के पास वेंट तक पहुंच जाता है। जब एक्सटर्नल अलार्म बजता है तो मैं पावर रूम का इंस्पेक्शन करने के बीच में होता हूं। तेज अलार्म हवा को चीर देता है और एक पल के लिए मेरा दिल दहल जाता है। ये डर नहीं है, ये मेरी पिछली लाइफ की वो याद है जब वो दरवाजा तोड़ा गया था। एक पल में वापस आ जाती है। मैं तुरंत वेंट कैमरा फीड पर स्विच करता हूं। स्क्रीन पर संक्रमित आउटर दीवार के ठीक पास तैनात है, मेटल सेफ्टी ग्रैटिंग के पास सटा हुआ है। अगले ही सेकंड वो इसमें टकराता है। बैंग! पूरा वेंटिलेशन डक्ट थोड़ा सा हिलता है। मैं हिलता नहीं हूं, मैं बस स्क्रीन देखता हूं। बैंग! दूसरी टक्कर। बैंग! तीसरी। ग्रैटिंग नहीं मुड़ती। फिल्ट्रेशन सिस्टम में कोई खराबी नहीं दिखती। एंटी बैकफ्लो वाल्व स्थिर रहता है। तभी मैं एक धीमी सांस बाहर छोड़ता हूं। खुशकिस्मती से मैंने वेंटिलेशन सिस्टम में हीट एक्सचेंज यूनिट और एक भेष बदले हुए एग्जॉस्ट वेंट के साथ साउंड प्रूफिंग लेयर पहले ही जोड़ दी थी। वास्तव में बाहर निकलने वाली हवा कम टेम्परेचर पर रहती है
और आवाज को कम से कम रखा जाता है। वो संक्रमित सिर्फ कभी कभार लीक होने वाली हीट से आकर्षित हुआ था। उसे कभी असली एंट्रेंस नहीं मिला। मेरी पिछली लाइफ में मेरे पास कभी एक भी ऐसा दरवाजा नहीं था जो सच में किसी को रोक सके। इस बार मैंने खुद के लिए एक ऐसा बंकर बनाया है जो सच में एपोकलिप्स का सामना कर सकता है। वो संक्रमित लंबे समय तक बाहर मंडराता रहता है। आखिरकार वो इंटरेस्ट खोता हुआ सा लगता है और धीरे धीरे कैमरा रेंज से बाहर चला जाता है। आने वाले दिनों में हीट सोर्सेज और मशीनों की धीमी गूंज से ज्यादा संक्रमित आकर्षित होते हैं। कुछ दरवाजे पर टक्कर मारते हैं, कुछ आउटर डिफेंसिव नेटिंग के पास मंडराते हैं, कुछ एंट्रेंस के आसपास मंडराते हुए तेज और खुरदरी आवाजें निकालते हैं, जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे किसी नुकीली चीज को आगे पीछे घसीट रहा हो। मैं मॉनिटर्स बंद नहीं करता और मैं आवाज को पूरी तरह से म्यूट भी नहीं करता, क्योंकि मुझे इसकी आदत डालनी होगी। ये बेपरवाही ये सिर्फ इसलिए शांत नहीं होगी क्योंकि मैं डरता हूं। मैं एक सख्त डेली रूटीन के हिसाब से जीता हूं। मैं हर सुबह 7 बजे जागता हूं, पावर चेक करता हूं, फ्यूल चेक करता हूं, वाटर साइक्लिंग सिस्टम चेक करता हूं, एयर फिल्ट्रेशन चेक करता हूं, बाहर का टेम्परेचर और संक्रमितों के मूवमेंट पैटर्न्स नोट करता हूं। फिर खाना खाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, स्टोरेज बे को ऑर्गेनाइज करता हूं और तीनों अंडरग्राउंड लेवल्स पर गश्त लगाता हूं। पहले कुछ दिनों में मैं बमुश्किल ही चैन से सो पाता हूं। आधी रात में हल्की सी आवाज भी मुझे तुरंत जगा देती है और मैं लंबे समय तक मॉनिटर्स को घूरता रहता हूं। कभी कभी मैं सपने देखता हूं कि मैं अपनी पिछली लाइफ में वापस आ गया हूं। विवियन को वह दरवाजा खोलते हुए देखता हूं, डेरिक को अपने पीछे भीड़ के साथ अंदर घुसते हुए देखता हूं। जब मैं जागता हूं तो लंबे समय तक अंधेरे में बैठता हूं, जब तक कि यह कंफर्म न कर लूं कि तीनों ब्लास्ट डोर्स मजबूती से बंद है, कि खुद को दोबारा लेटने देने से पहले पावर नॉर्मली चल रही है। सिक्योरिटी यह साबित होता है कि यह ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास काफी सप्लाईज होने पर बस दिखाई दे जाए। इसे दिन ब दिन कंफर्मेशन के जरिए कमाना पड़ता है, कंफर्म करते हुए कि दरवाजा अभी भी वही है, खाना अभी भी वही है, कंफर्म करते हुए कि कोई मुझे फिर कभी ठंड में बाहर नहीं धकेलेगा। 10वें दिन मैं बेसमेंट लेवल 3 पर सब्जियों का पहला बैच उगाता हूं। लेट्यूस, स्केलियंस, आलू, टमाटर के कुछ गमले। जैसे ही मैं बीजों को उगाने वाली ट्रो में दबाता हूं, मेरा हाथ एक लंबे पल के लिए रुक जाता है। मेरी पिछली लाइफ में एपोकलिप्स के 6 महीनों के दौरान मैंने बमुश्किल ही हरा भरा एक भी टुकड़ा देखा था। खाने लायक हर पत्ती बहुत पहले ही बेबस हाथों से तोड़ ली गई थी। यहां तक कि पड़ोस की क्यारियों की घास भी उखाड़कर खाने के लिए उबाल ली गई थी। तब एक सिंगल ताजी पत्ती सोने से भी ज्यादा दुर्लभ थी। इसलिए जब कोमल हरी पहली कोपल उगाने वाली ट्रे से ऊपर निकलती है तो मैं ग्रो लाइट के नीचे खड़ा होकर लंबे समय तक उसे घूरता रहता हूं। ये नन्ही सी है, इतनी छोटी कि एक उंगली से कुचली जा सकती है, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां एक कप गर्म पानी भी जान बचा सकता है, हरा भरा ये छोटा सा टुकड़ा मुझे कैंट सामान के पूरे वेयरहाउस से ज्यादा सुकून देता है। कैंट खाना आखिरकार खत्म हो जाएगा, फ्यूल आखिरकार जल जाएगा, लेकिन जब तक बीज अभी भी अंकुरित हो सकते हैं, ये जगह सिर्फ एक शेल्टर से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जहां मैं सच में जीना जारी रख सकता हूं। 1.5 महीने बाद बाहर सर्वाइवर्स की संख्या घटने लगती है। पहले तो अभी भी ऐसे लोग थे जो घायल पैरों को एंट्रेंस से आगे घसीट रहे थे, कुछ दरवाजे पर गिर पड़े, रो रहे थे, कुछ कैमरे के जरिए खाने के एक छोटे से टुकड़े के लिए मिन्नतें कर रहे थे। समय के साथ वे आवाजें दुर्लभ और दुर्लभ होती जाती है, इसलिए नहीं कि उन्होंने पूछना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए कि कम और कम लोग अब यहां तक पहुंचने में भी कैपेबल हैं। एक रात देर से एक्सटर्नल मॉनिटर एक बूढ़े आदमी को देखता है। उसकी पीठ पर एक टूटा फूटा मेडिकल किट बंधा हुआ है। फिसलते और लड़खड़ाते हुए मॉल के एंट्रेंस तक पहुंचता है। वो दरवाजे पर नहीं पीटता, वो मुझे कोसता नहीं है, वो अंदर आने की भीख नहीं मांगता। वो बस दरवाजे के फ्रेम से टिक जाता है और अपने कोट के अंदर से कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा निकालता है जिस पर सूखे खून के दाग हैं। उस पर कुछ कांपती हुई लाइनें लिखी हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, संक्रमित नहीं हूं। मैं बीमारों का इलाज कर सकता हूं। मैं बस एक चुस्की गर्म पानी मांगता हूं। मैं लंबे समय तक मॉनिटर को घूरता रहता हूं। मैं उस चेहरे को पहचानता हूं। मेरी पिछली लाइफ में विवियन के लिए बुखार की दवा ढूंढते समय मैं एक बार एक लावारिस क्लिनिक में उससे मिला था। तब तक क्लिनिक को कचरा बीनने वालों ने पहले ही पूरी तरह से साफ कर दिया था। मैं उम्मीद खोने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी मेडिकल किट के एक छिपे हुए हिस्से से
बुखार की आखिरी 2 गोलियां निकाली और मुझे दे दी। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। गोलियां कागज के एक पतले टुकड़े में लिपटी हुई थी, जिसके किनारे घिस चुके थे, संभालने से सॉफ्ट हो गए थे। मैं वहां हैरान खड़ा रहा। आपके बारे में क्या? मैं बूढ़ा हूं। मैं एक बार में एक दिन गुजारता हूं। तुम जवान हो। जिसे बचा सकते हो बचाओ, चाहे वे जितने भी हों। उन 2 गोलियों ने आखिरकार विवियन की जान बचाई, लेकिन उसे एक बार भी नहीं पता चला कि वे एक ऐसे आदमी की घटती जिंदगी से राशन के रूप में निकाली गई थी, जो खुद बमुश्किल ही टिका हुआ था। मैं आउटर स्पीकर ऑन करता हूं और पूछता हूं कि क्या उसका खून से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। बूढ़ा आदमी अपना सिर उठाता है। उसकी आवाज बमुश्किल ही सुनाई देती है। कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। मेरी बाह पर फ्रॉस्ट बाइट है, लेकिन कोई काले धब्बे नहीं है। मैं तुरंत दरवाजा नहीं खोलता। इसके बजाय मैं आउटर बफर जोन को एक्टिवेट करता हूं। पहला दरवाजा सिर्फ उतना ही खुलता है, जो ठीक एक इंसान के लिए काफी चौड़ा है। जिस पल वो अंदर कदम रखता है, पहला दरवाजा उसके पीछे सील बंद हो जाता है। फिर बर्फ हटाने की बारी आती है। एक एयरलॉक शावर, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और उसके कपड़ों की आउटर लेयर्स का कंटेनमेंट। एक डिस्पोजेबल क्वारंटाइन सूट और स्पेयर पैडेड कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके बाद टेम्परेचर स्कैन और घाव का इंस्पेक्शन होता है। वो आउटर बफर जोन में पूरे 72 घंटे बिताता है। उस पूरे समय में मैं उसे डिलीवरी स्लॉट के जरिए सिर्फ पानी, राशन बार्स और बेसिक दवा ही पहुंचाता हूं। तीसरी रात को एक बार जब मैं कंफर्म कर लेता हूं कि इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई अग्रेसिव बिहेवियर नहीं है, तो मैं आखिरकार उसे बेसमेंट लेवल 1 पर क्वारंटाइन रूम में आने देता हूं। जब वो पहली बार मुझे देखता है, तो वो ये नहीं पूछता कि क्या उसे रुकने की इजाजत दी जाएगी। इसके बजाय वो मेडिकल बे की तरफ देखता है, चुपके से पूछता है, क्या आपके पास यहां कोई यूज करने लायक दवा है? मैं उसे देखता हूं। वो एक हल्की सी मुस्कान देता है। मुझे गलत मत समझिए, मैं एक डॉक्टर हूं। जब भी मैं दवा देखता हूं, तो मैं पहले पेशेंट्स के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। मैं उसकी झुकी हुई, मौसम की मार झेली पीठ को देखता हूं। लंबे समय तक चुप रहता हूं। ये दुनिया बहुत से लोगों को मॉन्स्टर्स में बदल सकती है, लेकिन कुछ अभी भी याद रखते हैं कि वे कौन हुआ करते थे। उस दिन के बाद से मैंने सिद्धांत के तौर पर हर किसी को बाहर निकालना बंद कर दिया, लेकिन हर बार जब वो दरवाजा खुलता है तो रूल्स होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। बाद में मैं भाई बहन की एक जोड़ी को अंदर लेता हूं। जब लड़के का संक्रमितों ने मॉल के किनारे तक पीछा किया, वो खुद गिरने की कगार पर था। फिर भी उसने अपनी बहन को अपनी छाती से कसकर चिपका रखा था, उसकी रक्षा कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो बस एक बात कहता है, मेरी बहन को बचा लो। मुझे अंदर नहीं आना है। मैं उन्हें क्वारंटाइन के लिए बफर जोन में आने देता हूं। 72 घंटे बाद दोनों भाई बहन जिंदा है। जब लड़का जागता है, तो वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठने की कोशिश करता है। मैं उसे रोकता हूं। पहुंचने वाला तीसरा इंसान वही आदमी है जिसने एपोकलिप्स से पहले मुझे कंस्ट्रक्शन के दौरान सावधान रहने की चेतावनी दी थी। रिपेयरमैन। जब तक वो पहुंचता है, उसके एक पैर की फीलिंग लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। वो स्पीकर के जरिए मुझसे बात करता है, बॉस, मैं कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। मेरे पास बस रिपेयर टूल्स का एक सेट है। अगर आप मुझे अंदर ले ले, तो जब तक आपको जरूरत होगी मैं आपके पाइप्स और आपकी वायरिंग ठीक कर दूंगा। अगर आप नहीं लेंगे, तो बस मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं इस तूफान के खत्म होने का इंतजार कर सकूं। वो भी चलेगा। मैं लंबे समय तक चुप रहता हूं, फिर आखिरकार उसे बफर जोन में आने देता हूं। बूढ़े डॉक्टर को उस आदमी का पैर बचाने में 3 दिन लगते हैं। घाव को साफ करने के बाद रिपेयरमैन अपने दम पर फिर से खड़े होने में सक्षम होने से पहले क्वारंटाइन रूम में पूरे 2 हफ्ते रिकवर होने में बिताता है। एक बार जब वो रिकवर हो जाता है, तो वो आउटर पाइपिंग के कई सेक्शंस को रीइंफोर्स करने में मेरी मदद करता है और बैकअप मेंटेनेंस पैसेज को भी कन्वर्ट करने में मेरी मदद करता है। उस पॉइंट के बाद से मैं इस बंकर में अकेला इंसान नहीं हूं। और उसी दिन रूल्स फॉर्मली पत्थर पर उकेरे जाते हैं। पहला, लिविंग क्वार्टर्स में एंटर करने वाले किसी भी इंसान को सबसे पहले 72 घंटे का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। दूसरा, सभी सप्लाईज को रजिस्टर किया जाना चाहिए और कलेक्टिवली शेयर किया जाना चाहिए, कोई प्राइवेट होर्डिंग नहीं। तीसरा, बिना ऑथराइजेशन के कोई भी कंट्रोल रूम या पावर रूम के पास नहीं जा सकता। चौथा, कोई भी अरागता नहीं फैला सकता, रूल्स नहीं तोड़ सकता या बिना ऑथराइजेशन के कोई दरवाजा नहीं खोल सकता। वॉलेटर्स को तुरंत निकाल दिया जाता है। पांचवा, बंकर जान बचा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए कभी भी सभी की जान
जोखिम में नहीं डालेगा। मैं इन रूल्स को बेसमेंट लेवल 1 एंट्रेंस पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह पर पोस्ट करता हूं। बूढ़ा डॉक्टर उन्हें पढ़ता है और सिर्फ एक कमेंट करता है, सख्त रूल्स एक अच्छी चीज है। बिना कानून के समय में रूल्स की गैर मौजूदगी ही लोगों को मरवा देती है। 2 महीने बाद शहर ने अपने पुराने रूप का हर निशान खो दिया है। स्काई स्क्रेपर्स बर्फ के नीचे दबे खड़े हैं, सड़कें बर्फ के नीचे गायब हो गई है। मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वे सभी संक्रमितों के अड्डे बन चुके हैं। लेकिन बंकर इस बीच स्थिर स्टेबिलिटी में सेटल हो चुका है। बूढ़ा डॉक्टर मेडिकल बे को ऑर्गेनाइज करता है, दवाइयों को यूज और एक्सपायरी डेट के हिसाब से छांटता है। लड़का आउटर कैमरों की निगरानी का जिम्मा संभालता है, जबकि उसकी बहन ग्रो रूम में पौधों को पानी देने में मदद करती है। रिपेयरमेंट ड्रेनेज सिस्टम्स, दीवारों और बैकअप वायरिंग का मेथडिकली इंस्पेक्शन करने में मेरे साथ शामिल होता है। ये अंडरग्राउंड मॉल आखिरकार मेरे अपने पर्सनल शेल्टर से कहीं ज्यादा बन चुका है। ये एक ऐसी जगह की तरह महसूस होने लगा है जहां लोग सच में लंबे समय तक रह सकते हैं। कभी कभार सर्वाइवर्स अभी भी अंडरग्राउंड मॉल के पास से गुजरते हैं। कुछ मदद की भीख मांगते हैं, कुछ गालियां बकते हैं, कुछ दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं और कुछ बाहर रोते हैं, अपने पछतावे को कबूल करते हैं, ये मानते हुए कि उन्होंने कभी दूसरों को लूटा था और अब आखिरकार समझ पा रहे हैं कि उम्मीद छिन जाने पर कैसा महसूस होता है। आधे साल बाद न रुकने वाले भीषण ठंड के तूफान आखिरकार धीमे होने लगते हैं। आसमान एक डल ग्रे बना रहता है। बादलों की मोटी लेयर्स के पीछे उड़ चुके तांबे के सिक्के जैसा सूरज लटका रहता है। संक्रमित गायब नहीं हुए हैं, लेकिन जो सर्वाइवर्स बचे हैं उन्होंने ऑर्डर के कुछ एहसास को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। शहर के किनारों पर सर्वाइवर आउटपोस्ट के कुछ ग्रुप दिखाई देने लगते हैं। लोग लावारिस मॉल्स को बैरिकेड्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंड और अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेजों में पनाह ले रहे हैं। कुछ फिर से आग भी जला रहे हैं, बर्फ में से रास्ते साफ कर रहे हैं, अभी भी यूज करने लायक किसी भी चीज के लिए छानबीन कर रहे हैं। मैं इनमें से किसी भी आउटपोस्ट में शामिल नहीं होता और मैं हर किसी को अंदर लेने के लिए मॉल के दरवाजे भी नहीं खोलता। यह बंकर एक ऐसा सबक है जो मैंने अपनी जिंदगी देकर चुकाया है। मैं बेकसूरों को खाने का एक हिस्सा दे सकता हूं, गिरने की कगार पर खड़े बच्चे को पानी की एक बोतल दे सकता हूं, और मैं उन लोगों को जो सच में रूल्स को फॉलो करते हैं आउटर बफर जोन में तूफान से एक रात के लिए पनाह लेने दे सकता हूं। लेकिन उस दरवाजे के पीछे लिविंग क्वार्टर्स, पावर रूम, स्टोरेज बे बाहर के लोगों के लिए कभी यूं ही नहीं खुलेंगे, क्योंकि मैं इसे साफ तौर पर समझता हूं कि इस दुनिया में दयालुता मौजूद हो सकती है, लेकिन उसकी लिमिट्स होनी चाहिए। उस 1 साल के दौरान मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए इस दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठते देखा है। बहुत से लोगों को आधे बैग चावल के लिए एक दूसरे के खिलाफ होते देखा है। मैंने लोगों को खुद को बचाने के लिए अपने सबसे करीबियों को छोड़ते देखा है और दूसरों को अपने ही परिवार से खाने का आखिरी टुकड़ा लेने के बजाय भूखा रहते देखा है। ये दुनिया लोगों में लालच को बढ़ाती है, लेकिन ये सच्चे निष्पट काइंडनेस के बचे हुए कुछ स्पार्क्स को सबसे तीखे पॉसिबल फोकस में भी धकेलती है। 1 साल बाद मैं अंडरग्राउंड मॉल के कंट्रोल रूम में मॉनिटर स्क्रीन की पूरी दीवार के सामने खड़ा हूं। उन स्क्रीन पर दिख रहा शहर अभी भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। लावारिस स्काई स्क्रेपर्स तूफान में शांत खड़े हैं। कभी कभार संक्रमित अभी भी सड़क के कोने से धीरे धीरे घिसटता हुआ निकल जाता है, लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पीछे एक जनरेटर लगातार और मजबूती से चल रहा है। लिविंग क्वार्टर्स गर्म रोशनी से चमक रहे हैं और एक ग्रो रूम हरी भरी उगी सब्जियों से भरा हुआ है। मेरी पिछली लाइफ में मैं वो इंसान था जिसे ठंड में बाहर धकेल दिया गया था। इस बार मैं वो हूं जो अंदर खड़ा है। मेरे पीछे 3 ब्लास्ट डोर्स एक के बाद एक लॉक है। चाबी मेरे हाथ में है